मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ होल केमिस्ट्री। चलिए, ओके, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग आज बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं। तुम लोगों का बैच है B04 एंड टुडेज डेट इज, बताओ भाई, मैं तो भूल जाती हूँ। 25/5/23। ओके, तो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में तो ऐसा है कि जो नीट में इसकी वेटेज है ना, वो मैंने आपको कल बताया था। इसकी जो नीट की वेटेज है, नीट में 12 to 16 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। 12 to 16 मार्क्स का ये जो है चैप्टर है, ठीक है। और नीट में तो ऐसा हुआ है कि कभी भी इस चैप्टर से ना ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि बच्चे ना कर पाए, समझ रहे हो। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं केमिस्ट्री में जो कि बहुत बड़े हैं देखने में और जिनकी वेटेज भी ज्यादा है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसमें ना अनप्रिडिक्टेबल चीजें आ जाती है कि कभी क्या आ गया, कभी क्या आ गया, तो पूरे के पूरे मार्क्स ले पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है उस ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर्स में। जैसे तुम्हारा पी ब्लॉक है, बहुत बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर है, उसमें तो ये होता है जितना ज्यादा रटो उतने ज्यादा नंबर, ऐसा सीन है उन चैप्टर्स में। बट केमिकल बॉन्डिंग बच्चे ऐसा एक चैप्टर है जिसको अगर आपने पढ़ा हुआ है ना प्रॉपर तरीके से, और उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए हुए हैं, क्वेश्चंस लगा लिए आपने नीट और जेई के, मॉड्यूल ले लो बेशक, ठीक है, तो आप लोग एक नंबर भी नहीं कटवाएंगे इसके अंदर। ये ऐसा चैप्टर है, क्योंकि ये लगा लो जो आप पढ़ के जा रहे हैं ना उसी में से ही आता है। तो ये चैप्टर की एक खासियत है कि अगर आप पढ़ के जा रहे हैं डेफिनेटली यू विल स्कोर 12 to 16 मार्क्स वेरी इजिली, ठीक है। अगर नहीं पढ़ के गए तो फिर कहाँ से ही आएंगे, ठीक है। तो पढ़ोगे तो 200% नंबर आएंगे। और सच बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आज से ही तुम्हारा शुरू हो जाएगा 4 नंबर के लिए। मतलब ये लगा लो 10-11 दिन में मैं जितना भी तुम लोगों को चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, डेली जो कराऊंगी, डेली जो कराऊंगी, डेली समझ लेना कि 4 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आ सकता है, डेली समझ लेना, है ना। क्या होता है स्टार्टिंग में हमेशा मैं बोलती हूँ कि आज तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास रहने वाली है, हाँ रहने वाली है, रहने वाली है। तेरे चाटे लगेंगे दिव्यांश, रुक जा बेटा, तू ध्यान नहीं देता है क्लास में, ठीक है। मैं कहती हूँ कि इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग की ऐसी क्लास है जिसमें इंट्रोडक्शन में भी 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। दिव्यांश, मैंने क्या कहा था, कम से कम 5 बार बता चुकी हूँ, जो इनॉट पेयर इफेक्ट वाला है, सेक्शन जी वाला है, वो नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तो मैं पी ब्लॉक में करवाऊंगी बेटा, ठीक है। चलिए, ओके, कोई बात नहीं, अभी ध्यान रख लो, इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम्हें नहीं करना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट पे पूरे आधे घंटे की क्लास लगेगी एक दिन, जब पी ब्लॉक करवाऊंगी। चलो ठीक है बच्चे, तो मतलब ना आराम से चलेंगे, मैं आज बिल्कुल भी नहीं खिंचवाऊंगी। अगर तुम्हें 1 घंटे में मेरा कराया हुआ समझ में आ गया ना, फील आ गई कि केमिकल बॉन्डिंग सच में इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो मैं तुम्हें ट्रस्ट मी 1 घंटे 5-10 मिनट में छोड़ दूंगी आज, ठीक है। फिर मजे करना, आज जल्दी छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे प्लीज बताना कि कैसा लग रहा है चैप्टर। तो केमिकल बॉन्डिंग बच्चे जो चैप्टर है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा केमिकल बॉन्ड क्या है। देखो अब तक हमने बातें बहुत कर ली, एटम की बात कर ली, एटम में फिर हमने देखा कि क्या क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, फिर हमने इलेक्ट्रॉन के घर का पता भी लगाया था कौन से शेल में है, फिर शेल से सब शेल में गए, सब शेल से ऑर्बिटल्स में गए, है ना। फिर ऑर्बिटल्स में हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट किया, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आए, है ना। फिर हम कहाँ चले गए, थोड़ा सा अलग तरीके से चले गए, तो हमने वहां पे ये देखा कि जो साइज होता है, क्योंकि ये तो हमने देख लिया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, फिर हम बेसिकली उसकी रेडियाई पता करने की कोशिश की। तो वहां से सारे किस्से शुरू हो गए आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, ठीक है। और अब आके हम पहुंच गए हैं बॉन्डिंग पे, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप क्या देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की शक्लें कैसी दिखती हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स की शक्लें कैसी दिखती है, उनकी शेप कैसी होती है, उनके बीच में एंगल क्या होता है, उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन ही माइंड में ये आता है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। बच्चे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए और बी, ये बॉन्ड बन रहा है ए और बी, ठीक है। तो दिस इज बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, तो बॉन्ड एक तरह से है क्या बच्चे, बॉन्ड एक तरह से फोर्स है जो दो एटम को क्या है आपस में
साथ रखे हुए है। क्या बोला मैंने? बॉन्ड क्या है? एक टाइप का फोर्स है जो एटम्स को साथ रखे हुआ है। जैसे आपका और मेरा, आपका मेरा भी तो बॉन्ड है ना। आपको लगता है अच्छा लगता है क्लास में आने के लिए, आप आते हो इसलिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो, है ना, डेली आप आते हो, तो अपने बीच भी क्या है? बॉन्ड है। ऐसे ही जो एटम्स के बीच में ये है, ये बॉन्ड है। बॉन्ड क्या है? फोर्स है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट एटम्स आयंस टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है जी, केमिकल बॉन्ड पता चल गया। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, कुछ नहीं बोलना, तुम्हें ये बोलना है केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है। कोई केमिकल से क्या मतलब है यहाँ पे, कि आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से ये मतलब है केमिकल का। बॉन्ड क्या है मैम? बॉन्ड एक फोर्स है जो दो एटम को एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे कि मैम एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। आ रहा होगा, नहीं आया तो आ जाएगा धीरे धीरे कि मैम एनसीईआरटी की लाइन से ना। हाँ जी, एनसीईआरटी की लाइन से। ठीक है, कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। ठीक है, फिर आगे आप चलेंगे कि व्हाई अ डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स आर यूज्ड टू कंस्टिट्यूएंट अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एज फोर। जैसे आप लोगों को पता है, दो एटम को अगर मैं साथ ले लूं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन ले लूं, तो ये आपको पता है मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जब एटम एटम के साथ कंबाइन होता है तो क्या बना लेता है? मॉलिक्यूल बना लेता है। तो आपने सुना होगा 9th-10th लेवल पे H2 सुना होगा, है ना, O2 सुना होगा, आपने H3 नहीं सुना होगा कभी, है ना बच्चे। H4 नहीं सुना होगा कभी, नहीं सुना ना। तो क्यों नहीं बन रहे? H3 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? H4 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, O4 में क्यों नहीं करता? समझ रहे हो? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिमाग में घूमने के लिए रेडी हो चुका है। थर्ड वाला ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट शेप क्यों होती है। अभी बताया ना कि पूरे केमिकल बॉन्डिंग, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में आपको मॉलिक्यूल्स की शक्लें दिखाऊंगी कि वो कैसी दिखती हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये तो बोल दिया बच्चे कि जो बॉन्ड है वो क्या है? एक तरह से फोर्स है जो दो एटम को साथ में बांधे हुए हैं, रखे हुए हैं। जैसे आपका और मेरा, अपने बीच एक फोर्स है जो आपको मुझसे कनेक्ट किए हुए है। ठीक है, तो मैम ये फोर्स का नेचर कैसे है जो दो एटम्स के बीच में है? तो ये सारी चीजों के जो सॉरी सारी चीजों के आंसर है हम वो कहाँ देखेंगे बच्चा? केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। ये सारी बातें आपको देख के इंटरेस्टिंग लगेगा चैप्टर। ठीक है बच्चे, इधर आइए, इधर आओ बच्चे। अच्छा, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। अगर मैं ये बोलूं बच्चे, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि आगे मेरे को इस पे भी क्लास लेनी है। चलिए, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? अभी मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन को आपने कभी भी हाइड्रोजन की फॉर्म में नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा H2 गैस है ना। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं सुना, O2 गैस है। याद है जब मैं आप लोगों को बच्चे मोल कंसेप्ट करा रही थी, तो मैंने आप लोगों को बोला था अगर ऑक्सीजन दिया होगा तो कंसिडर कर लेना ऑक्सीजन गैस है। याद आ रहा है? नाइट्रोजन है तो N2 कंसिडर कर लेना। यानी कि ये तो अपने फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तुम खुद सोचो बच्चे, इधर देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे? 1s1 होती है। थोड़ा सा फील लेते हैं चीजों की। 1s1 होती है। अब मुझे बताओ, अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा? बोलो। यानी कि हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की टर्म्स में, क्या बोलते हैं कि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। एक तो आप सुनते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, एक आप सुनते हो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए, तो मैं क्या दिखा रही हूँ कि इसके पास इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसको डॉट से दिखा दिया। ठीक है, अच्छा, मैं एक और ला रही हूँ हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, और ये क्या है? इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इससे ले ले और ये वाला हाइड्रोजन इससे ले ले तो दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों की भूख पूरी हो जाएगी। यस मैम। डबल हो जाएंगे। तो क्या बना लेंगे? ये देखो ना, H और H। यानी कि ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना बच्चा पार्टी? दो। ठीक है, तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही है
कि एटम्स को हम कंबाइन क्यों कर रहे हैं, ताकि वो स्टेबल हो सके। क्या हो सके बच्चे? स्टेबल हो सके। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन Yes, ma'am. स्टेबिलिटी, तभी वो कंबाइन हो रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, ऑक्सीजन का ले ले। ऑक्सीजन का आपको पता है ऑक्सीजन में क्या होता है बच्चे? कोई मुझे बताएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आराम से चलूंगी आज मैं। 2 6 हाँ जी पूर्णिमा, 2 और 6 2 और 6 होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको उसमें कैसे लिखेंगे? क्योंकि अब आप बहुत आगे जा चुके हो, तो आपको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए बच्चा। 1s2 2s2 2p4, 2p4 है ना? ऐसे ही इधर देखो, तो यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मुझे इसका ग्रुप नंबर बता सकते हो? ऐसे ही याद आ गया, मन किया पूछ लिया। ग्रुप नंबर बता। हाँ, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हो? पी वालों का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ऐड करके +10 करना होता है आपको, जब आप पी के लिए देख रहे होते हो, जब आप पी ब्लॉक के लिए मैम 16 ग्रुप। ठीक है। अच्छा चलो, वो तो अलग बात होगी। चलिए, यानी कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आपको यहाँ पे डॉट से दिखाने हैं बच्चे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 दिखा दिए। इधर देखिए सारे दिखा दिए मैंने। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के चारों Yes, तरफ ma'am. क्या तुम लोगों को 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? ओके ओके ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे ही मैं एक और ऑक्सीजन लूंगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा मैम, ये एक ऑक्सीजन क्यों लिया आपने? क्योंकि मुझे ये पता है बच्चे, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2। तो अगर वो 2 कहीं से ले ले, वो कहीं से ले ले, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखो ना, ये आप आई थिंक 10th में बनाते हो ये, है ना? Yes, ma'am. Covalent bond. है ना, 10th में बनाते हो। आगे जाके मैं दोबारा भी बनवाऊंगी ये, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता दूं व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्योंकि आगे हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। 1 2 3 4, देखो 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? उसको क्यों जरूरत है 2 बॉन्ड बनाने की? क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं? टू अटेन स्टेबल गैस कॉन्फिगरेशन, या यू कैन ऑल्सो से स्टेबिलिटी पाने के लिए। हम भी तो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप लोग क्यों पढ़ रहे हो बच्चे? आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? आप लोग इसलिए पढ़ रहे हो कि हमें पता है 2025 में हमें नीट एग्जाम देके उसको क्रैक करना विद अ वेरी गुड रैंक, और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, ताकि आपके आगे जाके करियर में स्टेबिलिटी आ जाए। तो आप भी क्या कर रहे हो? अपनी स्टेबिलिटी के लिए तो ये सब कर रहे हो। तो एटम्स भी क्या कर रहे हैं? वो भी स्टेबल होना चाहते हैं भाई। तो इसलिए वो क्या है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट नोबल गैस? नोबल गैस तो पहले They also stable. उनकी लाइफ पहले ही सेट है, उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, लेने देने में विश्वास नहीं रखते हैं वो। लेकिन आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी, थोड़ी आगे चल के, कि थोड़ी आगे नहीं, शायद इसी 1-2 स्लाइड्स के बाद होगा, कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे आप लोगों के जिनन के कंपाउंड्स है ना, क्रिप्टोन के कंपाउंड्स हैं, देखने को मिले। जैसे जिनोन के ये वाले कंपाउंड ऑक्सीजन और फ्लोराइड फ्लोरीन के साथ काफी सारे कंपाउंड्स देखने को मिले हैं। ठीक है, क्यों देखने को मिले हैं वो हम पी ब्लॉक में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ जितना हम अभी तक पढ़ते हुए हैं, कि नोबल गैस वाले जो बेसिकली आप लोगों के एलिमेंट्स होते हैं, उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। उनको ना देने की इच्छा है ना लेने की इच्छा। जैसे आपका हीलियम, हीलियम का ऑलरेडी बच्चे ड्यूप्लेट कंप्लीट है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। हीलियम आपको कभी भी नहीं दिखेगा किसी के साथ कंपाउंड बनाते हुए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए ओके। और आई थिंक सेकंड का भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाई अ डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स आर यूज्ड टू कंस्टिट्यूएंट अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2 नॉट H3 और H4। उसको जरूरत ही एक की है। ठीक है, क्यों बनाएगा वो H3? ठीक है, चलिए कोई नहीं, और आगे पढ़ेंगे इसको। इधर आइए,
सारे मुझे बताइए प्लीज, क्लियर हुआ जितना मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको बताया है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड आपका एक तरह का फोर्स है जो दो एटम को आपस में जोड़े रखा हुआ है, जैसे आपको और मेरे को, ठीक है। फिर आपके ये आता है कि ये बॉन्ड बन क्यों रहा है, मतलब क्यों एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई है कंबाइन होने की, क्योंकि वो भी हमारी तरह क्या चाहते हैं बच्चा, स्टेबिलिटी चाहते हैं। अच्छा मैम, अब बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना। बॉन्ड पूरा चैप्टर ही हम बॉन्ड पे पढ़ रहे हैं, तो ये वाला भी क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि मैम बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। वही सेम फंडा है, बॉन्ड भी आपके दो टाइप के हैं, कुछ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बॉन्ड वीक होते हैं, है ना। कुछ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बॉन्ड वीक होते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड के तो दर्शन आप लोगों ने 10th में ही कर लिए थे, जिसको आज मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, है ना, नए अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, शेयरिंग से जो बनता है ना। यस मैम। उसके अलावा आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी तक नहीं पढ़ा होगा, अभी तक आप लोगों ने बच्चा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ा होगा, तो इस पे भी क्लास लगेगी, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी, अभी सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कौन कौन से बॉन्ड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, इसका थोड़ा सा हमने दर्शन किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है बच्चे वीक टाइप के बॉन्ड कौन से होते हैं, याद करो। मैंने बताया था ना, जिन बॉन्ड के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वीक टाइप के होते हैं, वीक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, याद करो, बताया था मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो इस पे भी पूरी क्लास होगी, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, तो इस पे भी हम एक पूरी क्लास लेंगे। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड पे भी हम एक पूरी क्लास लेंगे, तो समझ रहे हो, इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आयनिक बॉन्ड पे रहेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट वाली क्लास हमारी कोवेलेंट बॉन्ड पे रहेगी, ठीक है जी। चलिए, अच्छा उसके बाद बाकी बच्चे ये भी देख लो कि जो आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और जो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो किसके बीच में बॉन्ड होते हैं, एटम्स के बीच में होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स के बीच में, आयनिक बॉन्ड एटम्स के बीच में जैसे NaCl, कोवेलेंट बॉन्ड जैसे O2, मेटेलिक और कोऑर्डिनेट ये सब के सब किसके बीच में होते हैं, एटम्स के बीच में होते हैं। जबकि मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। याद करो, वंडरवॉल जब रेडियाई मैंने बनाई थी, आप लोगों को समझाई थी, तो मैंने क्या कहा था, दो मॉलिक्यूल ले लो, इनके बीच के डिस्टेंस निकालो, 2 से डिवाइड करो, विच वाज योर वंडरवॉल रेडियाई, यही थी वंडरवॉल रेडियाई। तो बॉन्ड किसके बीच में, मॉलिक्यूल। ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्वेश्चन आता है पेपर में, तो उसको भी हम पूरी एक क्लास में डिटेल करेंगे। अभी बस ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल वाले जो बॉन्ड होते हैं वीक टाइप ऑफ, उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होते हैं। आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, कोऑर्डिनेट ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है जी। आरिफ बेटा जल्दी आया कर, जल्दी आते हो और जल्दी ही निकल जाते हो, सॉरी लेट आते हो जल्दी निकल जाते हो, ठीक है। चलिए, अंशिका क्लियर है बच्चे, दिशा, हुमेरा, यस मैम। ठीक है, कनिका, ठीक है। नया चैप्टर है, अब तुम्हारे ऊपर है बच्चे, जितना रेगुलर रहोगे सारे उतना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी देखो, डेली आओगे समझ में आएगा, कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो जब आप घर जाके दोबारा से पढ़ेंगे हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें भूल जाओ दोबारा से, ठीक है। फिर आप वो लोग मुझसे पूछेंगे, तो डेली जो जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे वो डेली 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 क्लियर करते जाना, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, चैप्टर बड़ा है। पता चले मैं 5वें लेक्चर में पहुंच गई और आप अभी पहला लेक्चर ही रिवाइज नहीं कर पाए हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहां पे, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, ये देखो, यहाँ से आज आपका, वैसे जनरली मैं ये चीज बोलती नहीं हूँ कि जब भी मैं कोई नया टॉपिक कराती हूँ तो मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ कि आज का जो है बेसिकली क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहने वाला, क्वेश्चन यहाँ था। लेकिन आज मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इस डायग्राम से नीट में 3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं और जेई में भी 2 या 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो यानी कि ये हमारे लिए ग्राफ क्या हो गया बच्चे, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो जो पॉइंट्स मैं इसमें आप लोगों को बोलूंगी ना, वो चीजें आपको याद करनी है, चाहे मुझे कितना टाइम लग जाए इस पे। बेशक मैं 10-15 मिनट तो लगाऊंगी इस वाले टॉपिक पे, इस वाली स्लाइड पे, तो एक एक चीज को ध्यान से सुनना है आप लोगों को। सुनो अब ये क्या बच्चे, कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे,
कि जो केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं बेसिकली, वही तो पढ़ रहे हैं ना बच्चे पूरे चैप्टर में, केमिकल बॉन्ड। तो ये केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं किसके बीच में बेटा? एटम्स के बीच में। इससे होगा क्या? इससे क्या क्या चीजें होंगी? ठीक है, चलिए तो इसको मैं पहले डायग्राम को समझाती हूँ, फिर उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपको मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होंगे वो हम लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए इधर देखो बच्चे, इसको थोड़ा सा ना रियल लाइफ से हम थोड़ा सा कंपेयर करके चलेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल से। इधर देखो बच्चे, मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। आपके पास ना ये दो एटम है, ए और बी, ठीक है, ए और बी, ये समझ लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बंदा और उसकी बंदी, ठीक है। ऐसे समझेंगे ना तो मक्खन की तरह ये ग्राफ निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ध्यान से सुनो, ठीक है। अच्छा, मम्मी पापा भी ले सकते हो आप, मम्मी पापा भी ले सकते हो, चलो मम्मी पापा ले लेते हैं, हर जगह आपको ना बंदा बंदी वाले एग्जाम्पल मिलते हैं, तो आज मैं क्या करती हूँ, मम्मी पापा वाला एग्जाम्पल ले लेती हूँ, है ना। चलिए, ठीक है, ए और बी क्या है? आपके मम्मी पापा हैं, राइट। चलिए, अभी क्या है बच्चे, आपके मम्मी और आपके पापा बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर है। मम्मी आपके साथ रह रही हैं दिल्ली में, पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं, ठीक है, दोनों बहुत दूर दूर है। तो उनमें ना तो किसी टाइप का अट्रैक्शन है और ना ही उसमें उनमें किसी टाइप का रिपल्शन है। जैसे अब मैम ये क्या बोल दिया आपने, दो दो लाइन भारी भारी लाइन बोल दी। तो बच्चे एक बार मेरी बात सुनना, इधर देखो, थोड़ा सा मैं अलग पेज लेके समझाऊंगी आप लोगों को। हाँ, यहाँ समझाती हूँ, इधर देखना। मान लो बच्चे, आपके पास दो एटम है, इधर देखिए, एटम होगा, न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. देखो मैं बना के दिखा देती हूँ, मान लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी सपोज। अब हम ये देखेंगे कि दो एटम्स जब साथ में आएंगे तो कौन कौन से टाइप ऑफ फोर्सेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जो ये ए वाले का न्यूक्लियस है और जो बी वाले का इलेक्ट्रॉन है, उनमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बोलो हाँ या ना। अपने इलेक्ट्रॉन Yes, के ma'am. साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दूसरे वालों के साथ भी क्या होगा बच्चा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, देखो न्यूक्लियस का। तो यानी कि एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके बीच में बच्चा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। दूसरा दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स, बोलो रिपल्सिव फोर्स Yes, ma'am. बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे ही आप ए और बी को पास लेके आओगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस देखो ना, सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, यानी कि रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में होंगे बच्चे? बिटवीन टू न्यूक्लियस, बोलो हाँ या ना। तो ये तीन टाइप के फोर्सेस ऑपरेट होते हैं जब आप दो एटम को क्या लाते हो? पास लाते हो। समझ में आ गई? कौन कौन से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में बच्चा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, राइट। रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में। चलिए, अब मैं दोबारा इस ग्राफ में बेसिकली लेके आती हूँ मम्मी पापा वाला एग्जाम्पल। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं इतना टाइम नहीं देती इसको। मम्मी और पापा दूर दूर हैं, मम्मी आपके आपके साथ रह रही हैं दिल्ली में, पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो अभी वो दूर दूर है, तो उनमें किसी तरह की अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। अब ये मत सोच रहे मैम आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है अट्रैक्शन तो हो ही रही है उनमें, ठीक है, अभी मान के चल रहे हैं वो वाला जमाना नहीं है, लेटर वाला जमाना है, बहुत टाइम बाद पहुंचेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, मम्मी और पापा दूर दूर है, उनमें किसी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, बट पापा मम्मी को कह रहे हैं भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूं। तो इधर देखिए बच्चे, जैसे ही वो आएंगे, ये देखो ध्यान रखना, ये डिस्टेंस है दो एटम के बीच में, इसको क्या बोलते हैं हम बच्चे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये ग्राफ थोड़ा सा आप देख पा रहे हो बच्चे, ये देखो, ये वो वाला पॉइंट है जब वो पास आना शुरू कर रहे हैं, देख पा रहे हो? ये दो एटम्स को देख पा रहे हो? आपकी मम्मी पापा अब भी पास आ रहे हैं, राइट, उनमें अट्रैक्शन हो रहा है, देख पा रहे हो बच्चे?
इस Yes, वाले ma'am. पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ज्यादा है रिपल्शन वाले फैक्टर से। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इस वाले पॉइंट पे जहां पे मैंने आपको येलो से दिखाया है, रिपल्सिव फोर्सेस से वो ज्यादा है। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है, वो और पास आ रहे हैं, वो और पास आ रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, पास आ रहे हैं, तो एकदम से देखो, एकदम से एनर्जी कम हो रही है, देख पा रहे हो सारे बच्चे, क्योंकि मैंने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया, एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में, एनर्जी डिस्टेंस के बीच में। जैसे ही वो पास आएगी देखो बच्चे, ये देखो ग्राफ एकदम से नीचे चला गया, एनर्जी एकदम कम हो गई। तो इस टाइम पे क्या हुआ, आपका बॉन्ड बन चुका है। जब एनर्जी कम हो गई इसका मतलब क्या हुआ है, बॉन्ड बन चुका है। इस टाइम पे बच्चे अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस क्या है, आपस में बराबर है। और ध्यान रखना, जब आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाता है तभी आपका क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। और बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चा पार्टी, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, फिर बोल रही हूं मैं, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, रिपल्शन से एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, रिपल्शन में आपको एनर्जी देनी पड़ती है रिपल्शन को कम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो मतलब अब देखो ना, जब आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस बराबर हो गए तब आपका बॉन्ड बन चुका है। और बॉन्ड बनते टाइम एनर्जी तो भैया निकलेगी, किसी दो लोग में अट्रैक्शन होगी, एनर्जी तो निकलेगी ना भरपूर मात्रा में। तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चे, बॉन्ड एनर्जी। लिख सकते हो यहाँ पे अगर आपको लिखना चाहते हो तो, द एनर्जी रिलीज, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन एकदम से देखो एनर्जी बढ़ गई, कैन यू सी दैट इन द ग्राफ, एकदम से एनर्जी बढ़ गई। अब क्या हुआ, ज्यादा प्यार भी खतरनाक होता है भाई, ज्यादा प्यार होगा तो लड़ाइयां भी होंगी। ठीक है, ज्यादा पास आ जाएंगे तो लड़ाइयां भी होंगी, रिपल्शन भी होगी। तो एकदम से क्या हो गई, एनर्जी बढ़ गई। अट्रैक्शन मतलब एनर्जी कम, अट्रैक्शन मतलब एनर्जी कम, एनर्जी रिलीज होती है। रिपल्शन का मतलब एनर्जी ज्यादा, एनर्जी आप लोगों को देनी पड़ेगी रिपल्शन को कम करने के लिए। ऐसे ही सेम एटम है, अभी मम्मी पापा को छोड़ के थोड़ा सा केमिस्ट्री में आ जाते हैं। जब दो एटम बच्चे आपके दूर दूर थे, उनमें कोई टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं था। जैसे ही जब दोनों पास पास आएंगे तभी तो वो अट्रैक्शन फील करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट था बच्चे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या था, अट्रैक्शन ज्यादा थी रिपल्शन से। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आया जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि दोनों के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस बराबर आ गए, उस टाइम पे बॉन्ड बनेगा। और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। ठीक है जी, यानी कि मॉलिक्यूल की सबसे कम एनर्जी देखो, ये रही, दिख रहा है आपको, जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये रही सबसे कम एनर्जी। यानी कि इस पॉइंट पे जो आपका मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन ज्यादा ही एटम पास हो जाएंगे फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो एकदम से एनर्जी बढ़ेगी और क्या होगा, स्टेबिलिटी कम। ठीक है जी, फिर से रिवाइज करवाऊं या हो गया, अभी मैं आप लोगों को इसके पॉइंट्स बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, ओके, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरन्यूक्लियर, ये बॉन्ड लेंथ भी आप इसको बोल सकते हो, बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं इसको। अभी मैं आपको लोगों को ना दर्शन करवा रही हूँ नए नए नाम से। तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या होता है, मिनिमम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए कितना वो पास आ सकते हैं। ज्यादा पास आएंगे तो भैया लड़ाई होगी, रिपल्शन होगी, एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल, इवन हम इंसान भी क्या रहना चाहते हैं, याद करो जब मैंने आप लोगों को किसमें, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कहा था कि हम भी क्या चाहते हैं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर हमें ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है तो हमें ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है, फालतू के पंगों में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टेबल, हमारी एनर्जी कम है। किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो भैया उसकी लाइफ में हसल है,
उसको भागना है भैया, मुझे ये भी करना है लाइफ में, मुझे ये भी करना है, तो उसको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर? अट्रैक्शन मतलब एनर्जी रिलीज, एनर्जी कम, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा, राइट? रिपल्शन ज्यादा होने का मतलब एनर्जी भी ज्यादा, स्टेबिलिटी भी कम। क्लियर हो गया तो थम्स अप। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? मिनिमम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लिख सकते हो। मेरे को 18 के 18 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आना चाहिए कि मैम समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर बताओ, मतलब अगर आपको नहीं आया तो। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे। आपको ना कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। तो जो भी मैंने ये पूरा ज्ञान दिया आपको ये ग्राफ से रिलेटेड, तो देखो क्या लिखा हुआ है, when two atoms approach to each other, nucleus of one atom attract the electron of one atom, ये another atom, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। two nuclei and electron of both the atom repel each other, हमें पता चल गया दो टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। इधर देखो बच्चे, if net result is attraction, total energy of a system decreases and chemical bond। ठीक है, अट्रैक्शन से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखना। अट्रैक्शन से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो मैं बोल सकती हूँ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अट्रैक्शन जितनी ज्यादा क्या होगा, ये देखो आपको दिख रहा होगा, दोबारा लिखूं क्या? ये देखो, आपको पता है जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी एनर्जी कम, उतनी अट्रैक्शन ज्यादा। क्लियर हो गया? ठीक है, आप कहीं पे स्टार बना के ये भी लिख सकते हो, स्टार बना के ये लिख लो, अट्रैक्शन रिलीज एनर्जी, रिपल्शन रिक्वायर एनर्जी। काम आएगा आगे जाके। क्या बोलूं मैं? अट्रैक्शन रिलीज एनर्जी, जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिपल्शन रिक्वायर्स एनर्जी, क्योंकि रिपल्शन अगर होगी तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। हाँ बच्चे बोलो। अट्रैक्शन और स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी एनर्जी रिलीज, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और बच्चे ये याद रखना, जब भी आप लोगों का बॉन्ड बनता है ना, मैंने अभी बोला एनर्जी रिलीज होती है, और याद करो जब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करा रही थी तो मैंने ये बोला था एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, प्रोसेस कैसा है बच्चे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ध्यान रखना, जब जब बॉन्ड बन रहा है तो तब तब एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि वो प्रोसेस कैसा है बच्चे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, मैम तो रिपल्शन एंडोथर्मिक। हाँ जी बच्चे। मैम रिपल्शन फिर एंडोथर्मिक नहीं देखो, अभी बॉन्ड बन रहा है ना, आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगी बच्चे कि जो आपका बॉन्ड बन रहा है, ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास रिएक्टेंट है, आप उससे प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना रहे हो। अब प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, प्रोडक्ट मतलब क्या है, बॉन्ड ही बन रहा है, प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल बन रहा है उतनी एनर्जी रिलीज होगी, आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन हो सकता है बच्चे कि आपका प्रोडक्ट स्टेबल ना बन रहा हो, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही हो जितने आपने एनर्जी लगा दी उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में तोड़ने के लिए। तो कि इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गया बच्चे, आपको महंगा पड़ गया। तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कहने का मतलब है जब जब बॉन्ड बनेगा एनर्जी तो रिलीज होगी, 200% होगी। आगे चल के हम वो देखेंगे कि वो एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो हमारे फायदे वाली हो भी रही है एनर्जी रिलीज या नहीं भी हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, जब जब बॉन्ड बनेगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलिए ओके, तो ये वाली चीज ध्यान रखना बच्चे। इस वाले पॉइंट पे आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, ये देखो पास पास आने लग गए हैं, एक एक डिस्टेंस पे वो पास आ जाएंगे। इस टाइम पे क्या होगा, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस बराबर होंगे, बॉन्ड बन चुका है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बॉन्ड एनर्जी है। और इस वाले पॉइंट पे बच्चे क्या है, आप लोगों का लिख लो, जो आपके रिपल्सिव फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, किससे, अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, डायग्राम बना के दिया हुआ है, और आपसे एक एक चीज पूछी हुई है कि ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट एनर्जी बढ़ रही है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए।
आप ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हो वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करो? एनर्जी और डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। क्लियर है बच्चा? यस मैम। और ये भी लिख लिया Yes, सबने, ma'am. अट्रैक्शन रिलीज एनर्जी। जितना अच्छा अट्रैक्शन होगा उतनी अच्छी एनर्जी, अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और रिपल्शन रिक्वायर एनर्जी। चलिए आगे चलूं। अगर ये समझ में आ गया, 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। उसके बाद आओ बच्चे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया बॉन्ड बनने से होगा क्या। बॉन्ड बनने से होगा क्या, क्योंकि बॉन्ड बनने से क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एक बात बताओ, अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो वो हमारे फायदे के लिए सही है ना, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड बेसिकली तुम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा था, यहाँ पे भी मैं वही पढ़ाने वाली हूँ। डेफिनेशन तो नहीं बदली है, जो डेफिनेशन आप लोगों की 10th में थी वही 11th में है, बस हम थोड़ा सा और क्या पढ़ेंगे, अंदर डेप्थ में जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे वाला उसको ले रहा है, बस और कुछ ही नहीं। ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन टू अनदर। ये एक एटम, ये दूसरा, ये दे रहा है और ये ले रहा है, ठीक है। इन ट्रांसफरेंस को ही, इस ट्रांसफरेंस को ही क्या बोलते हैं बच्चे? आयनिक बॉन्ड बना बोलते हैं। इस ट्रांसफरेंस को ही क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जब आपका बॉन्ड बना है, जैसे सिंपल एक काम करते, एग्जांपल ही ले लेते हैं ना, क्या डेफिनेशन रट रहे हैं हम लोग, Na, यही सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हर टीचर लेके समझाता है आपको 10th में, और मैं भी यही लेके समझा रही हूँ। सोडियम के पास बच्चे आपको पता है क्या है? 281, राइट? ठीक है जी। अच्छा, यानी कि सोडियम के पास क्या है बच्चे? एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो स्टेबल गैस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. चलो, यानी कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी दे देगा। अब आपको कोई ऐसा एटम पकड़ना जो खुशी खुशी ले लेगा। तो मुझे ये बताओ, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती थी? Chlorine. तो NaCl तो बहुत फेमस है आपका नमक। आपको पता है क्लोरीन में क्या होता है बच्चे? 287 होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, कैसे दिखाओगे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं किससे दिखा रही हूँ बच्चे? डॉट से दिखा रही हूँ। किससे दिखा रही हूँ? डॉट से दिखा रही हूँ। एक बात बताओ, इसको एक चाहिए, ये चाहता है एक देना, ठीक है। एक लेने वाला है, एक देने वाला है, तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। इसने तो एक ही दिया, तो ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ Na टू क्लोरीन एटम। तो ये किस टाइप का बॉन्ड बनेगा इनके बीच में बच्चा? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया भैया उसने, ठीक है। शेयर नहीं किया, पूरा का पूरा टपका दिया उसको इलेक्ट्रॉन। Cn ने पूरा का पूरा ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा बच्चे? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो आयनिक बॉन्ड, इनके बीच में जो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को ही तो क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, या इसको बच्चे इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर हो गया? द बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड बनने से क्या दिख रहा है आपको? देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयंस बन रहे हैं ना, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, जैसे Yes, देखो ma'am. इसमें यही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये आप लोगों का बन गया NaCl, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी दो एटम को पकड़ के लेके आ जाओगे क्या? आयनिक बॉन्ड बना दोगे? ऐसा है क्या? लगता है तुम लोगों को ऐसा होगा केमिस्ट्री में कि किसी भी दो एटम को पकड़ के लेके आओ और आयनिक बॉन्ड बन जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना। तो मतलब कुछ ना कुछ तो कंडीशंस होंगे, ऐसे ही तो ना अपनी मन मर्जी का कुछ भी कर दोगे आप लोग, है ना। अच्छा, तो बच्चे कुछ कंडीशंस हैं आयनिक बॉन्डिंग के लिए, कि किस क्या कंडीशन है जिससे आपका जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल बनेगा। पहली कंडीशन ये है बच्चे, आप लोगों को क्या दिख रहा है बच्चे?
कि जो एक एटम है सोडियम, वो अगर मैं NaCl का एग्जांपल हूँ, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो ले रहा है। यानी कि आपको एक ऐसा एटम लेना है जो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से दे दे। हाँ या ना, मानते हो या नहीं? आपको एक Yes, ऐसा ma'am. एटम पकड़ना है जो इलेक्ट्रॉन को मजे से दे दे, यानी कि उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो फटाक से दे देगा, ठीक है, यानी कि केटायन की आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। चलिए, उसके बाद सेकंड देखो, क्लोरीन क्या है, बहुत मजे से ले रहा है, यानी कि जो अनायन बन रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? शुड बी हाई। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ अनायन फॉर्मिंग एलिमेंट शुड हैव हाई नेगेटिव वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एक दे रहा है तो मतलब अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो मजे से दे देगा, दूसरे वाला अगर ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। उसके बाद है लैटिस एंथैल्पी। ये आई थिंक आप अपनी लाइफ में आफ्टर यूर 10th क्लास पहली बार जो है इसको सुन रहे हो। क्या लिखा हुआ है? लैटिस एंथैल्पी शुड हैव अ हाई नेगेटिव वैल्यू। अब मैम ये लैटिस क्या होता है? ठीक है, एंथैल्पी का मतलब तो तुम लोगों को पता है, एनर्जी होती है, राइट? चलो, अभी कैसे ध्यान रखोगे बच्चे, जो लैटिस होता है ना आपका, इधर देखिए, वो क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर मैम हो। क्यूब को बोलते हैं क्या? हाँ जी बेटा, मैम लैटिस क्यूब को बोलते हैं क्या? उसके आउटर में कॉर्नर पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाँ आपने देखा होगा कि क्यूब में जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कह रही हूँ, एटम्स ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है? यस मैम। तो 3D स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बस ये ध्यान रखो, ये 3D स्ट्रक्चर होता है आयनिक कंपाउंड का, जिसके अंदर आपके कैटायंस और अनायंस बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो जितने अच्छे से वो अरेंज होंगे, ध्यान से सुनो, अभी इसको डिटेल में भी कराऊंगी, हमारा लैटिस एनर्जी बहुत मैं अच्छे से कराऊंगी, देखते हैं आज के लेक्चर में होगा या नहीं, वरना आपको मंडे वाले लेक्चर में कराऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लैटिस एनर्जी पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो अभी तो थोड़ा सा फील ले लो, ठीक है? लैटिस बोले तो 3D स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर उस लैटिस में जो आपके आयन्स है Na+ आयन और Cl नेगेटिव आयन बहुत अच्छे से क्लोजली पैक्ड हैं, तो मैं बोल सकती हूँ वो जो लैटिस है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बोल सकती हूँ। तो Yes, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहते हो कि भैया उस 3D स्ट्रक्चर को आप तोड़ना चाहते हो तो एनर्जी बहुत भयंकर देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो अरेंजमेंट है कैटायन और अनायन के Na और Cl की, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, ऑर्गेनाइज तरीके में। तो ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि आपका आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी तगड़ी वाली होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा लैटिस एनर्जी, आई नो, इसको हम मैं आगे डिटेल में लूंगी, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ये कंडीशन है किसी भी आयनिक बॉन्ड को स्टेबल बनाने के लिए। पहला, आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी शुड आल्सो हैव अ हाई नेगेटिव वैल्यू। ठीक है जी, बोलो जी। यस मैम। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? The chemical bond formed between 2 or more atoms as a result of the complete transfer, complete, गौर कीजिए जज साहब, complete transfer of one or more electron from one atom to another is called ionic or covalent बोल रहा हूँ, I'm so sorry, electrovalent bond। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरे बच्चों को क्लियर है ऑलरेडी, 17 बच्चे हैं क्लियर, ठीक है जी। चलिए ओके, आगे देखो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम लूज इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता ही है, जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे NaCl सबसे सस्ता टिका हुआ एग्जांपल तुम लोगों को समझाने के लिए, सोडियम क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिंपल। ये वाले 2 पॉइंट भी क्लियर हो गए आप लोगों को। डी वाला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। मैम ये तो आप ऑलरेडी हमें बता चुके हो,
ये क्या मेरे स्टूडेंट्स को ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए बढ़िया तरीके से? चलो अब छोटा सा ओरल टेस्ट ले रही हूँ, बी रेडी, बी रेडी, किसी की भी टर्न आ सकती है। ओके, जानवी मुझे बताओगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है बच्चे? जानवी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? हाँ जी मैम केमिकल बॉन्ड में जो 2 एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। बॉन्ड क्या होता है एक तरह से? जानवी, बॉन्ड है क्या? फोर्स है। बॉन्ड क्या है बच्चे? फोर्स है जो 2 एटम को आपस में जोड़े रखा हुआ है। ठीक है, ओके। नवनीत, क्या है बच्चे केमिकल बॉन्ड? मैम फोर्स है जो एटम को आपस में जोड़े रखते हैं। हाँ, जो आपस में एक दूसरे को एटम्स होल्ड करके पकड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद है मुझे ये बताओ पीयूष, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? मैम जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता हो और एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हो तो उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ठीक है। किस टाइप का फोर्स होता है उन दोनों के बीच में? कौन से टाइप के फोर्स होता है उसके बीच में? कौन कौन बताएगा ये वाली बात मुझे? हाँ बताओ, जिसने भी हैंड रेस किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आगे मुझे कौन बताएगा? कनिका, आप बताओगी क्या कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए स्टेबल आयनिक बॉन्ड के लिए? क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? यस मैम। हाँ बताओ बेटा। मैम आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कैटायन की लो होनी चाहिए वेरी गुड, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, हाईली नेगेटिव होनी चाहिए। शाबाश। और और लैटिस लैटिस एनर्जी हाईली नेगेटिव होनी चाहिए वो भी। वेरी गुड, शाबाश। तो मैं मान के चलूं सबको क्लियर हो गया? यस मैम। अंशिका Yes, ma'am. क्लियर है? अंशिका क्लियर? यस मैम। ओके ग्रेट। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, क्योंकि इसका हमने एक और नाम देखा ना आयनिक बॉन्ड का, इलेक्ट्रोवैलेंट। तो वैलेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? वैलेंसी है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कुछ भी नहीं है, जो एटम अपने जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। जो जितने देगा या दूसरे वाला जितने लेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे इधर देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की तो 282 होता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 2। ऑक्सीजन 2 एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई बच्चा? 2 हो गई। ठीक है, चलिए एक काम करेंगे, जैसे ये मैंने इसका बना के दिखाया ना आप लोगों को, आप इसका भी बनाना MgCl2 का। या एक काम करो, मैं बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को, इधर देखो। ठीक है, क्योंकि ना आपके जो स्कूल वाले एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ये आप लोगों से पूछ लेते हैं कि MgCl2 में किस तरह से आयनिक बॉन्ड बन रहा है, वो आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ, है ना। तो देखो बच्चे, एक बार ये भी देख लो, मैग्नीशियम में आपको पता है 282 होता है, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। क्लोरीन के पास क्या है? 287, यानी कि वैलेंस में कितने? 7। तो मैंने ये 7 दिखा दिए इस तरह से, इस तरह से बच्चे सारे देखो ध्यान से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको 2 देने हैं और इस वाले क्लोरीन को 1 एक्सेप्ट करना है और इसको भी 1 एक्सेप्ट करना है। तो ये क्या करता है? 1 इसको पटका देता है और 1 इसको दे देता है। तो बेसिकली इससे क्या हो जाता है? बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड। कैसे? Mg, इसने 2 दिए तो 2+ का चार्ज आएगा, ठीक है। और 1 Cl ने लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव, एक और Cl ने लिया नेगेटिव। इसको दिखाते कैसे बच्चे? MgCl2 से दिखाते हैं। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे आपके 2-3 करके एग्जाम्पल है, आप प्रदीप में देख लेना, 1-2 की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं है। कंडीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे देखो कैल्शियम को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 2 देने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। 2 क्लोरीन है, दोनों को 1-1 चाहिए। तो ध्यान रखना, कैल्शियम की तो कितनी हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी? 2 हो गई। क्लोरीन ने कितने लिए? 1 लिया। तो क्लोरीन की कितनी हो जाएगी बच्चे? 1 हो जाएगी। 2 मत लिख के आ जाना, 1 क्लोरीन 1 ही एक्सेप्ट कर रहा है। समझ गए? ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आओ, ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा पॉइंट है ये?
F वाला पॉइंट है, राइट। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन सो आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो ये मैंने आपको Na+ और Cl नेगेटिव आप लोगों को दिखाया आयनिक बॉन्ड, तो बच्चे जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, हर जगह से हर डायरेक्शन में सेम है। ऐसे नहीं कि एक जगह पे ज्यादा अट्रैक्शन है एक जगह पे कम है ना, ऐसा नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो भैया हर जगह से सेम सेम ही है, इक्वल है हर डायरेक्शन से। तो अगर हर डायरेक्शन में इक्वल है तो ये कैसे हो गए, नॉन डायरेक्शनल हो गए, आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जी वाला पॉइंट क्या बोलते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ए डेफिनेट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, लैटिस क्या होता है बच्चे, 3D स्ट्रक्चर होता है। अगर आप नमक को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे ना तो बड़ा सुंदर सा आपको क्या दिखेगा, क्रिस्टल लैटिस दिखेगा। कल मैं उसकी फोटो भी लगा दूंगी यहाँ पे, मेरे को भूल गई मैं लगाना। ठीक है, चलो एक काम करेंगे, जाते जाते मैं आपको दिखा दूंगी गूगल से, ठीक है, जाते याद दिलवाना मेरे को, ठीक है। तो अगर आप नमक को बड़ा जूम करके देखोगे, हम तो नहीं दे सकते हैं अपनी आई से, तो जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप देखोगे कितना सुंदर अरेंजमेंट होता है NaCl का, NaCl नेगेटिव, NaCl नेगेटिव, इस तरह से यूनिफॉर्म होता है। हाँ पूरे तरह से क्या बना लेते हैं वो, लैटिस बना लेते हैं। तो बस ये ध्यान रखो, लैटिस क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। और ध्यान रखना NaCl को आप मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, NaCl को आप मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। क्या लिखा हुआ है इधर देखो बच्चे, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट हैज ओनली एम्पेरिकल फॉर्मूला। कहने का क्या मतलब है, इधर देखो, जनरली हम क्या बोलते हैं बच्चे कि आपका लैटिस है जिसमें आपके Na+ और Cl नेगेटिव कैटायन और अनायन जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ बच्चे कि 100 Na+ है और 100 Cl नेगेटिव है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। 1:1। ठीक है, तो NaCl क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मत बोलना। जनरली आयनिक कंपाउंड्स में हम फॉर्मूला यूनिट पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बताया था, याद करो थोड़ा सा अगर याद आ रहा है तो। मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर मैंने कहा था, एक तो आप H2SO4 ले रहे हो, ये आपका मॉलिक्यूल है, तो इसमें आप जो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हो तो आप बोलते हो ये मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो। जबकि मैंने कहा था जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, निकलता तो इसमें भी वैसे ही है ना, 23 + 35.5, इनके मास को आप ऐड करते हो, लेकिन इसको आप मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, फॉर्मूला मास बोलते हो। क्या बच्चे, तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में आप फॉर्मूला यूनिट यूज करते हो, जबकि जो दूसरे आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हो। क्लियर है, सिंपल है, ज्यादा आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं बनाता क्यों? नहीं, मैंने ये बोला है कि आयनिक कंपाउंड्स में आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोलते हो आप उसको, क्योंकि बच्चे मॉलिक्यूल कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है ना, म्यूचुअल शेयरिंग से। वो क्या कर रहा है, वो तो ट्रांसफर कर रहा है ना। यस मैम। समझे, अब जैसे देखो ये H2SO4 का अगर मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बनाऊं दिखा के, तो ये है, ये देखो ये तो ये क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या बने हुआ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्या आपका मॉलिक्यूल है बच्चे। यस मैम। ठीक है, और जबकि इसमें कोई बॉन्ड थोड़ी ना बनना, बॉन्ड बन रहा है, ये तो भैया कंप्लीट ट्रांजिट, तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, समझे। ठीक है, Yes, आपका ma'am. एक ना 2000, चलो सुहानी ने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लोगों को एक क्वेश्चन बता देती हूँ, इसको इरेज कर दूंगा, ये पढ़ा रहे, चलो पढ़ा रहने देते हैं। एक क्वेश्चन था 2019 जेई में, वो ये पूछ रहे थे कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे बच्चा, और आपसे पूछा हुआ था कि इनमें से बता दो कि भूल गई मैं क्या क्वेश्चन था, कि इनमें से आयनिक बॉन्ड कौन सा होगा, बेसिकली ये पूछा हुआ था। तो उसमें ना कुछ क्या ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था H2SO4 था, ठीक है, और एक था आपका O3 करके था, और एक था KCl, और एक और था, मुझे सच बताऊं याद नहीं आ रहा, तो उसका आंसर ये आना था। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड सिर्फ किसके अंदर है बच्चे, KCl के अंदर। समझे, तो ये 2019 का क्वेश्चन है, आपको दिखेगा, बाकी मैं भी करवाऊंगी, टेंशन मत लो।
इनऑर्गेनिक में ना अपन सारे जेई के क्वेश्चंस भी लगाएंगे और नीट के भी लगाएंगे, ठीक है जी। चल ओके, आगे चलूं, इसमें किसी को डाउट है? अभी तक तो बहुत सिंपल लग रहा होगा ना ये चैप्टर, सच्ची बताना। और ये Yes, पूरा Yes, चैप्टर ही ma'am. ऐसे है, सच बता रही हूँ, इसमें कुछ मुश्किल नहीं आएगी आपको, मक्खन की तरह निकलेगा। बस डिसएडवांटेज इस चैप्टर की ये है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। फिर ये भी तो देखो ना, वेटेज भी कितनी ज्यादा Yes, ma'am. है ना, 12 to 16 मार्क्स का चैप्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। ये देखो, अब ये सबसे मस्त वाला टॉपिक है, देखो इसको मजे से समझते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको छोड़ दूंगी, ठीक है। वैसे मुझे ये भी थोड़ा बताना था, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आज पहला ही दिन था ना। चलिए, तो बच्चे बोन हैबर साइकिल, बोन हैबर साइकिल मैम ये क्या होता है, ये क्या बता रहे हो आप? देखो सिर्फ नाम पे मत जाओ, इसमें क्या क्या चीजें वो आपको ऑलरेडी पता होती है। देखो बच्चे, मुझे क्या करना है ना, आपको पता है आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, है ना। अब मुझे क्या करना है, उनको साथ लाना है, उनको साथ लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए बच्चे, मान लो आपके पास Na है बच्चे, मान लो आपके पास क्या है, Na है। ध्यान रखना, मेटल का क्या होता है, लैटिस होता है। आपको ये थोड़ा सा रेड रेड में दिख पा रहा है क्या 3D स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. थोड़ा सा दिख पा रहा है, ऊपर एक पड़े, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे, 281 है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी बच्चे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. तो यानी कि जो ये मेटल का पूरा सा ऐसा स्ट्रक्चर सा आपको दिख रहा है 3D स्ट्रक्चर, भैया इसको उसके एटम्स में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो आपको पता है सोडियम सॉलिड होता है, अब उसको आइसोलेटेड गैसियस एटम में चेंज करना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। और आपको पता है सॉलिड से गैस में जाने के लिए कौन सी एनर्जी देते हो आप? सब्लिमेशन एनर्जी। बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सब्लिमेशन एनर्जी। तो यानी कि किसमें चेंज हो गया, इसमें। बोलो हाँ या ना। Yes, तो ma'am. अब क्या मैं यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लगा सकती हूँ? यस मैम, अब आप लगा सकते हो, क्योंकि कंडीशन यही थी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी जब देते हो तो डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, याद है ना। एंडोथर्मिक, अभी लिख लो बच्चे, एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जब एनर्जी निकलती है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। जब बॉन्ड बनता है, जब दो पास में आते हैं लोग, तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताओ, जब आपने सॉलिड को गैस में चेंज किया तो भी आपको क्या करना पड़ा? एनर्जी देनी पड़ी ना। बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो यहाँ पे भी मैंने प्लस का साइन लगाया, प्लस का मतलब है एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो गया बच्चे? Na प्लस में चेंज हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलिए। Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है बच्चे, ये क्या है? जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, इधर देखो बच्चे, वो देखो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। सपोज ये Cl है, तो देखो ना Cl के दो मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरह से हैं, इनका कोई लैटिस नहीं है। तो नॉन मेटल देखो अलग अलग से हैं, समझ रहे हो? ठीक है। आपको करना क्या है, आपको Na और Cl को पास में लाना है। अब एक बात बताओ, ये दो Cl है, मुझे एक Cl चाहिए, तो इसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, हाँ या ना। Yes, तो ma'am. इसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो क्या होगी बच्चे? उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी। तो दो Cl को तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी है +d, लेकिन मुझे तो एक ही Cl चाहिए, मुझे तो एक ही Cl चाहिए, तो क्या करूं? d/2 कर दूं? सोचो, देखो ना, Yes, देखो ma'am. ना, मेरे पास ये है, इसको तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, मुझे तो एक ही Cl चाहिए, तो मैं क्या करूं? d/2 कर दूं बच्चे? बोलिए। Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा बच्चे? जो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, यही क्या करेगा वो बंदा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा बच्चे? Cl नेगेटिव बना लेगा। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये क्या होती है?
नेगेटिव होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। जब एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि सब्लिमेशन क्या था, आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी। आयनाइजेशन करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी। डिसोसिएशन एनर्जी आपको क्या करना पड़ रहा था, बॉन्ड को तोड़ने के लिए देनी पड़ रही थी। तो ये तीनों में क्या था, आपकी एनर्जी लग रही थी, राइट। अब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें एनर्जी बाहर निकल रही है। तो बच्चे देखो इधर, ये Cl नेगेटिव बन गया और ये Na प्लस बन गया। Na प्लस और Cl नेगेटिव क्या बन जाएंगे अब, NaCl। और जब दो लोग पास में आते हैं तो एनर्जी क्या होती है बच्चा, रिलीज होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। जब दो कंस्टिट्यूएंट आयंस, अपोजिट चार्ज आयंस पास में आते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ये देखो ना, ये देखो, पहले मेटल था उसको तोड़ने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी दी, नॉन मेटल है इसको तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी दी। फिर देखो आइसोलेटेड एटम्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। मेटल को क्या कराया आपने, आयनाइजेशन एनर्जी देके Na प्लस बनाया, दिख रहा होगा। इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों पास आ रहे हैं और दोनों पास होने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या है, लैटिस एनर्जी। तो जो जितने स्ट्रॉन्गली पास आएंगे, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा हाई अमाउंट में क्या होगा बच्चे, लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि कौन कौन सी दो एनर्जी जो रिलीज हो रही हैं बच्चे, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। और कौन सी देनी पड़ रही है, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन। चैट बॉक्स में लिखोगे कौन सी एनर्जी निकल रही है, कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है और कौन सी एनर्जी दे रहे हो, जल्दी लिख दो चैट बॉक्स में, लिखो बच्चे, क्योंकि बोन हैबर साइकिल हम फिनिश कर लेंगे ना फिर आज। लिखो लिखो, लिख रहे हो क्या, टाइम लग रहा होगा अभी। रिलीज एनर्जी, वेरी गुड, शाबाश। जिसमें एनर्जी रिक्वायर है, जिसमें एनर्जी देनी पड़ रही है, रिक्वायर्ड एनर्जी कौन सी होगी आपकी, लिखो सारे बच्चे। अरे तुम लोग चैटिंग वैटिंग नहीं करते हो क्या व्हाट्सएप पे, इतनी धीरे धीरे स्लो स्लो टाइपिंग कर रहे हो भाई तुम लोग। हाँ जी, अरे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, मैं समझ जाऊंगी। मुस्कान, ईशा, जानवी, कनिका, लिखो भाई। सुहानी, अर्पित, दिव्यांश, बस 2 बच्चे लिखेंगे, बाकी सो गए। 3 बच्चे लिखेंगे, सो गए क्या सारे। इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं मिलेगा तुम्हें पूरी केमिस्ट्री में। हाँ, बाकी 4 बच्चों ने लिखा, मुस्कान ने भी लिखा। मैम कॉन्सेप्चुअल है ना ये चैप्टर, मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद है। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, इसमें रट्टा मारने वाला ज्यादा कुछ नहीं, सारा समझने का, ऑलमोस्ट समझने का। कुछ चीजें हैं रट्टे मारने की जो कि मरवाऊंगी, बहुत अच्छे से मरवाऊंगी, टेंशन मत लो, लेकिन मोस्टली चैप्टर समझने का है, ठीक है। चलिए इधर देखो बच्चे, लैटिस एनर्जी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको, वो हमें पढ़ने बाकी है, ठीक है। उसको मैं मंडे को करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा था आज ज्यादा हो जाएगा, बट थोड़ा कम ही कवर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। ये देखो बच्चे, अब जितना मैंने भाषण आप लोगों को दिया है ये पूरे साइकिल के थ्रू, ये वही लिखा हुआ है। शाबाश, सारे बच्चे लिख रहे हैं, प्राउड ऑफ यू बेटा। जो नहीं लिख रहे गंदी बात। देखो बच्चे, Na पहले सॉलिड था, सब्लिमेशन एनर्जी देके उसको गैसियस स्टेट उसमें करा गया, गैसियस स्टेट में। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चे, Na प्लस। ऐसे देखो Cl2 को तोड़ने के लिए D/2 एनर्जी दी है, क्योंकि 2 को 1 को तोड़ने के लिए D/2 हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन Na ने दिया वो एक्सेप्ट कर, वेरी गुड आरिफ बेटा, ठीक है। जो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया वही क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों पास आएंगे, और पास आते ही अट्रैक्शन होगी, और अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। चलिए, तो एक बात देखो, सब्लिमेशन एनर्जी दी तुम लोगों ने, आयनाइजेशन एनर्जी दी, जिसको आप आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हो, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी दी,
माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि आपको पता है रिलीज होती है तो नेगेटिव में होगी और लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव में। जब आप इन सब को ऐड कर दोगे तो क्या आएगी आपकी डेल्टा एच फॉर्मेशन आएगी। मतलब जो ये पूरा प्रोसेस हुआ NaCl को पास लाने के लिए उसमें कितना एनर्जी चेंज हुआ, विच इज डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ ये रहे आपके सामने, एक बार जल्दी से इसको देख लो, नजर मार लो, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। नजर मार लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ये वही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये वही है सेम, कुछ मुश्किल नहीं है। नीट में वैसे बोन हेबर साइकिल से कम आते हैं क्वेश्चन, बट अगर आ भी जाएगा तो हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है, हम कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। ठीक है, जैसे बच्चे ये देखो, अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं, आपको मैग्नीशियम और मतलब मैग्नीशियम और हेलोजन को पास लाना है। हेलोजन बोले तो आपका एक काम करते, इसकी जगह मैं लिख लेती हूँ Cl2, है ना, आप लोग एक्स में कंफ्यूज ना हो जाओ, ये है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, Mg और Cl क्लोरीन को पास लाना है। तो क्या करेंगे बच्चे, वही सेम फंडा। पहले मैग्नीशियम को क्या करेंगे आप, सब्लिमेशन एनर्जी देके गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे। जल्दी बोलो, आप भी लिख सकते हो फटाफट से। ठीक है, और आपको पता है ये क्या होता है 282, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे बच्चे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा, इधर देखिए, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी 1। जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2। देखिए, यस मैम। चलिए, उसके बाद इतना काम हो गया Mg2+ तक का। अब हम बात करेंगे Cl2 का। देखो यहाँ पे 2 Cl है, NaCl में क्या थे, एक ही Cl था। ठीक है, तो Cl2 को तोड़ने के लिए हमें डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चे, D/2। नहीं D/2 नहीं दोगे, अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, उसमें एक Cl था तो मैंने D/2 कर दिया था। समझे इस चीज को बच्चे, समझे? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो 2 Cl बच्चे टूट गए हैं। अच्छा, अब क्या होंगे, जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, एक ये ले लेगा और एक ये ले लेगा। कैसे, एक ये ले लेगा Cl नेगेटिव बना लेगा, एक ये ले लेगा Cl नेगेटिव बना लेगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके लिए भी, तो टोटल कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि माइनस में आएगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब ये दोनों बन जाएंगे तो इसके साथ कंबाइन होके अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज, उसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी, जिसको मैं यू से दिखा रही हूँ। क्या ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो ये यस मैम। ठीक है। मुस्कान, समीक्षा, दिशा, आयशा, कनिका, सुहानी, जानवी, देखो मैं नाम शाउट आउट करूंगी, अर्पित, बाकी पूर्णिमा, पीयूष, ओके, और दिव्यांश, ओके, आरिफ कहाँ है बेटा, ईशा, जानवी, अंशिका, अंशिका वेयर आर यू बच्चे, नवनीत, हुमेरा, ठीक है, ओके। ये थम्स अप वाला रिएक्शन काम नहीं कर रहा क्या फोन में तुम्हारे अंशिका? मैम चैट ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, ओहो, चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसे में से बात कर लिया करो। चलो फिर ये क्वेश्चन करोगे क्या? कर दो ना प्लीज, कर दो, कर दो, कर दो। जितना हम इस चैप्टर को बच्चे समझ सकते हैं ना उतना समझेंगे, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीजें आएंगी इसमें भी, लेकिन जितना समझ सकते हैं उतना हम समझेंगे बच्चा। अभी तो तुम्हें लैटिस एनर्जी आएगी, सोल्युबिलिटी आएगी, जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, भर भर के, हर साल आ ही जाते हैं। इस साल नहीं आया था हालांकि नीट में, वैसे आ जाता है। चलिए मुझे इसका आंसर बताइए फिर कैसे करना है, थोड़ा सा मैं बताऊं क्या? ये देखो, वैसे तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया ये, द आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर Na+, इतनी दी हुई है, ऐड कर दूं बच्चे, ये प्लस में होगी ना, बोलिए, क्योंकि आयनाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ी है, तो प्लस में ही दी हुई है इन्होंने भी, है ना। अगर माइनस में दे रखी होती तो क्या करते, साइन को पुट्ठा कर देते, है ना, चेंज कर देते। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, ये पूर्णिमा और शहजादी बच्चे आप लोग सोच के आते हो क्या, एक दिन वो नहीं आएगी एक दिन मैं नहीं आऊंगी? आज देखो ना, पूर्णिमा आई है तो शहजादी नहीं आई, शहजादी आती है तो पूर्णिमा नहीं आती। नो मैम मैं जानती भी नहीं हूँ।
चलो ठीक है। उसके बाद बच्चे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ब्रोमीन की ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो भैया ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है। उसके बाद लैटिस एनर्जी ऑलरेडी माइनस में है, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आपको डेल्टा एच एफ निकालना है। तो देखना कितनी आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे, फटाक से कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर उठा लो अपना, जल्दी करो। माइनस में आ रहा होगा आई थिंक आंसर। करो करो, 18 स्टूडेंट आंसर करो बच्चा। मैम -154.5 माइनस 100 54 सॉरी मैम। देखो कोई का कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या? मैं भी करूँ क्या? प्लस माइनस में मेरी तो खुद ही गलती हो जाती है। मैम इट्स 554.5। अच्छा, इसमें तुमने वो नहीं किया होगा। 554.5 57। इतना मान के चलूं क्या इतना आ रहा है? ठीक है, अब ये देखो ना, यहाँ पे 10 की पावर -1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है तो 5575 इंटू 10⁻⁻1। माइनस दिया हुआ है, 10 की पावर -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना बच्चे, ये। तो दिस इज योर आंसर। क्योंकि जो जेई का पेपर होता है ना, उसमें ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, जबकि आपके नीट में क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप लोगों के लिए ज्यादा एडवांटेज है। ठीक है, नीट में क्या मैटर करती है बच्चे, एक्यूरेसी। पेपर इजी होगा, लेकिन इस बार केमिस्ट्री का बहुत ट्रिकी पेपर था। ठीक है, जैसे जैसे तुम लोगों के चैप्टर होते जा रहे हैं ना, क्वेश्चन करते जाओ। अब तुम्हारा पीरियोडिक टेबल हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया है। किसी ने भी मेरे को ऐसे नहीं बोला कि मैम मुझे नीट 2023 का पेपर दे दो, मैं देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। मुझे बोल देना, मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 चैप्टर करा दिए ना, इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं 3-4 ही मिलेंगे आप लोगों को, उसको सोल्व करके देखना, समझे? चलिए, मैम मोल कॉन्सेप्ट का देखा था तो हो गए थे वो तो। हाँ वो 1% प्योरिटी वाला आया हुआ था ना क्वेश्चन शायद। यस मैम। हाँ, और दूसरा पता नहीं कौन सा था, शायद एक ही था, पता नहीं कौन सा था। चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, नीट के पेपर में बच्चे एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर आप एक्यूरेसी आपकी नहीं है अच्छी, तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है, तो पेपर थोड़ा इजी रहता है, बट एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। एक्यूरेसी बोले तो आप नेगेटिव मार्किंग कराना अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसमें। 4-5 गलत हो जाएंगे, 5-6 गलत हो जाएंगे पूरे पेपर में चलेगा, बट अगर आप लोग 15-15 गलत करवा के आओगे पेपर में, 12-13, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी से हम तैयारी पूरी जोरों शोरों से करते हैं, ताकि हमें कोई भी बीट ना कर पाए। 2 साल अगर बच्चा पढ़ लेता है नीट के लिए, वो आने वाले टाइम में यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे एटम्स को स्टेबिलिटी चाहिए, तुम्हें भी तो चाहिए लाइफ में, मुझे भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। और तुम्हें स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, जब तुम नीट क्रैक करके किसी अच्छे कॉलेज में बैठे हो। फिर वो चाहे किसी का सपना एएफएमसी हो, किसी का सपना एम्स दिल्ली हो, एम्स नागपुर, बहुत सारे एम्स हैं, या कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज हो। ये मत सोचो अरे मैम जो मिल जाएगा देखेंगे, क्या नीट नीट करते रहते हो आप। नहीं, आप लोग अल्फा बैच में हो, ये मत भूल जा करो। मैम कोई बीटा या फिर गामा बैच भी है? अरे नहीं, 3 बैच है, अल्फा, फोटोन और कैटलिस्ट। ये मेरे को अल्फा का ना फंडा समझ में नहीं आया, वाई अल्फा, क्योंकि अल्फाबेट में पहले ए आता है, इस वजह से अल्फा। इसलिए मैम वो पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव होते हैं ना। अच्छा, वो अल्फा पार्टिकल, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल, कैटलिस्ट। जब लास्ट टाइम लगा दी। जब मैं लास्ट टाइम मैंने बैच लिया था ना, तो हमारे ये 2 थे, फोटोन और कैटलिस्ट थे। तो अभी अल्फा ऐड कर दिया, 3 बैच। तो अल्फा और फोटोन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अल्फा फोटोन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और कैटलिस्ट में भी नहीं। अरे बच्चे तो सब सेम हो ना, बस वो क्लासिफाई कर दिया है। कैटलिस्ट का थोड़ा अलग लेवल का पेपर बनता है, और तुम अल्फा और फोटोन का एक लेवल का पेपर बनता है, बस यही फर्क है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से ये करना देखना एक बार, ये तो फटाफट देख लो। फैक्टर्स कौन कौन से फेवर करेंगे आयनिक बॉन्डिंग को, अभी मैंने बता दिया। आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी ज्यादा जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी कैटायन बनने की। बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, तो ma'am. ये देखो ना, एक आपके पास Na+ है, एक Mg2+ है, एक Al3+ है। ठीक है, तो मुझे बताओ किसमें कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी।
ये देखो ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं लीना ने की रब से फरियाद, तो नीचे जाते जाते आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा सीजियम, फिर रुबीडियम, ये बोलो हाँ या ना। Yes, अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी, उतनी ही टेंडेंसी होगी आयन बनाने की। तो आपको पता है ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। ठीक है, अगर मैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को कंपेयर कराऊं तो भी आपको पता है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है भैया, उसके झपटने की जो पावर है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है जी, ये लैटिस एनर्जी कल करेंगे, क्योंकि इस पे मैं थोड़ा सा 20 मिनट स्पेंड करूंगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, पल्ले पड़ गया। Yes, ma'am. चलो, जाते जाते प्रॉमिस करते